Hello student, today started chapter number 2, part 1st from trade to territory, the company established power। कहने का अर्थ है व्यापार से साम्राज्य तक, यानी ट्रेड यानी व्यापार, टू टेरिटरी यानी साम्राज्य तक। द कंपनी एस्टेब्लिश पावर, कि कंपनी ने अपनी सत्ता किस प्रकार से स्थापित की, कि कब वो व्यापारी बनकर आए और किस प्रकार से उन्होंने अपने टेरिटरी यानी साम्राज्य को स्थापित किया। आज इस चैप्टर हिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जो कंपनी लॉ है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। वैसे तो ब्रिटिश कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 एडी में ही इंडिया में एंटर कर गई थी, लेकिन वो एक टेम्पररी प्रोसेस था। अगर ब्रिटिश साम्राज्य अगर स्थापित होता है भारत में, वो होता है 1757 एडी से, जब प्लासी बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसके बाद से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड आरंभ हुआ। इससे पहले औरंगजेब के काल के पश्चात मुग़ल एम्परर्स को चार्टर, मुग़ल एम्परर्स के द्वारा यहाँ इनको राइट्स दिए गए थे कि आप यहाँ व्यापार कर सकते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया गया था क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कि आप वहाँ जाकर व्यापार कीजिए। तो आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई उससे पहले की क्या स्थिति थी आफ्टर 1707, यानी औरंगजेब की डेथ के बाद। जब औरंगजेब की डेथ हुई, मुग़ल एम्परर था, पावरफुल मुग़ल एम्परर, लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर औरंगजेब था। 1707 में उसकी डेथ होती है। उसके बाद से 1857 तक का जो प्रोसेस है मुग़ल पीरियड का, लास्ट जो मुग़ल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर। तो 1707 से 1857 तक की क्या हिस्ट्री रही, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम सिर्फ इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, इसका परिचय देंगे कि इस चैप्टर में क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से आई। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व मतलब बाहर, भारत, क्योंकि वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, वेस्ट एंड ईस्ट। वेस्ट में ये ब्रिटिश जितनी यूरोपियन कंट्रीज थे वो वेस्ट में आते थे, और ईस्ट वाले एरिया में इंडिया और एशिया की कंट्रीज आती थी, जिसमें अनडिवाइडेड इंडिया शामिल था। लेकिन ये पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन का जो पॉइंट है वो है आज से इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर में जो सेलेक्टेड पॉइंट है उनको हम पीडीएफ से देखेंगे। उसी पीडीएफ एज ए नोट्स के रूप में है, उन्हीं के आधार पे हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन में आज हमारा क्लास 8 थे, चैप्टर 2 पार्ट 1 है हिस्ट्री का। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम, परिचय देख रहे हैं इस चैप्टर का। औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर। औरंगजेब जो था वो मुग़ल पीरियड का सबसे पावरफुल, लास्ट पावरफुल लीडर था, अंतिम शासक था। वैसे इसके बाद भी अनेक शासक हुए हैं, लेकिन औरंगजेब के बाद मुग़ल पीरियड डिक्लाइन में चला गया, पतन में चला गया, क्योंकि जितने भी सक्सेसर हुए हैं आफ्टर औरंगजेब वो वीक सक्सेसर थे। उनके द्वारा मुग़ल जो एम्पायर है उसको सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया गया था।
इसलिए जितने भी औरंगजेब के बाद सक्सेसर हैं वो वीक माने जाते हैं। इसलिए उस समय का जो पीरियड है आफ्टर औरंगजेब से लेकर 1857 तक, उसका इतिहास भी हमको इतना नहीं मिलता है जितना हमको बाबर से लेकर 1526 से लेकर 1707 तक का इतिहास की जानकारी मिलती है। सबसे ज़्यादा जो मुग़ल पीरियड का इतिहास है हम 1526 से लेकर 1707 तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर, यानी औरंगजेब जो था वो मुग़ल एम्पायर का सबसे लास्ट पावरफुल रूलर था। लास्ट पावरफुल, लास्ट तो और बहादुर शाह जफर था, लेकिन पावरफुल जो था वो औरंगजेब था। After that Aurangzeb in 1707, the later rulers proved to be inefficient and foreign powers got opportunity to establish their rule in India. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद के जो शासक थे वो इनएफिशिएंट थे, असक्षम थे, यानी कहने का मतलब वो सक्षम नहीं थे। एंड फॉरेन पावर गोट अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया, और इसी समय जो बाहर के फॉरेन पावर्स थे उनको समय मिल गया कि वो भारत में अपने पावर्स को, अपने रूल को एस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि जब तक औरंगजेब का टाइम था तब तक किसी भी जो बाहरी शक्ति थी, फॉरेन पावर्स थे, वो यहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। आफ्टर द औरंगजेब जितने भी वीक सक्सेसर हुए हैं उनके समय जो इनका एम्पायर था वो छोटा होता चला गया। कहने का अर्थ है जैसे जैसे सक्सेसर आफ्टर 1707 के बाद सक्सेसर आते गए एम्पायर छोटा होता चला गया। और जब बहादुर शाह जफर था उस समय मुग़ल एम्पायर सिर्फ रेड फोर्ट तक ही सीमित था। कहने का अर्थ है सिर्फ रेड फोर्ट ही मुग़ल एम्पायर माना जाता था। रेड फोर्ट के बाहर पूरा शासन अंग्रेजों के कब्जे में था, कंट्रोल में था। तो बहादुर शाह जफर का जो शासन था सिर्फ रेड फोर्ट तक ही सीमित था। कहने का अर्थ है सिंबॉलिक शासन था। सिंबॉलिक शासन होने के कारण, प्रतीकात्मक शासन होने के कारण हम 1857 तक मुग़ल पीरियड को पढ़ते। तो फिर औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए वो इनएफिशिएंट थे, इसलिए फॉरेन पावर्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई भारत में अपना रूल स्थापित करने के लिए। जैसे डचेज आने लगे, फ्रांसीसी आने लगे, ब्रिटिशर्स आने लगे अपना शासन स्थापित करने के लिए। After Aurangzeb, there was no powerful Mughal ruler in India, but Mughal emperors continued to be symbolic important. औरंगजेब के बाद भारत में कोई भी शक्तिशाली मुग़ल शासक नहीं था, लेकिन मुग़ल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंट। लेकिन जितने भी मुग़ल शासक हैं, मैंने अभी आपको बताया, वो सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस थी उनकी, प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण बने रहे, इम्पोर्टेंट बने रहे। जितने भी शासक मुग़ल एम्पायर में हुए सिर्फ सिंबॉलिक थे, जबकि जितना भी शासन सत्ता जिनके पास थी वो ब्रिटिशर्स थे, उन्हीं के पास थी। जबकि ये सिंबॉलिक रूप से शासन चलाते थे, इनके पास इतने राइट्स नहीं थे जितने ब्रिटिशर्स ने अपने हाथों में ले लिए। In 1857, बहादुर शाह जफर was the emperor when revolt with British started. जब 1857 में जब रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई 1857, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे, नाना साहब थे, उस समय जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, उस समय जो भारत का शासक था, जो एम्परर था मुग़ल पीरियड में, बहादुर शाह जफर उस समय सम्राट के रूप में थे, शासक के रूप में थे जब 1857 में रेवोल्यूशन हुआ। क्योंकि बहादुर शाह जफर को ही रेवोल्यूशनरीज द्वारा रेवोल्यूशन का लीडर चुना गया था, इसलिए बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ही, लीडरशिप में ही 1857 की
1857 का रिवोल्ट हुआ, क्रांति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव द किंगडम एंड हिज सन वर शॉट इन कोल्ड ब्लड। बहादुर शाह जफर को जब पता लगा ब्रिटिशर्स को कि बहादुर शाह जफर लीडरशिप कर रहे हैं, तो बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट से पकड़ लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और उनको अपने जो राज्य है उसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया और उनके बच्चों को गोली मार दी गई, शॉट इन कोल्ड ब्लड। यानी उस समय के जो जवान बच्चे थे उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा शूट डाउन कर दिया गया, गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर वाज अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कैप्टन हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया रेड फोर्ट से, और यह वह समय है 1857 जब ब्रिटिश मुगल पीरियड का अंत होता है, एंड होता है। 1857 के बाद भारत पर ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होता है। 1857 से पहले भारत पर कंपनी रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा 1858 एक्ट पास किया जाता है। उसी एक्ट के द्वारा भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश रूल आरंभ होता है। इसलिए 1857 तक मुगल पीरियड है। 1857 के बाद ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होता है और ब्रिटिश रूल को ही जितने भी यहाँ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जितने भी पावर्स हैं वो मिल जाती है। और बहादुर शाह जफर को अरेस्ट करके उनको रंगून भेज दिया जाता है, वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए, ये जो फोटो है ये बहादुर शाह जफर की है। ये अंतिम शासक भारत के जो लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफर, इनकी ये पिक्चर है। तो ये आपको नोटबुक में नहीं बनानी है, ये ध्यान रखना। इसमें से सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीज़ें लिखनी है, थ्योरेटिकल ही लिखना है। ये फ़ोटो सिंबॉलिक रूप से मैंने आपको बताने के लिए ही ये फ़ोटो यहाँ इंसर्ट की है, अदरवाइज सिर्फ देखने के लिए कि बहादुर शाह जफर कौन थे। तो इसको देख लेना कि ये बहादुर शाह जफर थे, लास्ट रूलर ऑफ इंडिया थे। अगली लाइन है, ब्रिटिशर्स केम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनीज एंड वर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग टेरिटरीज। जो ब्रिटिशर्स थे वो केम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, छोटी छोटी व्यापारिक कंपनियों के रूप में भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। सबसे पहले वो छोटे छोटे व्यापारियों के रूप में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उससे पहले अंग्रेज व्यापार करना चाहते थे इंडिया में, क्योंकि उनको पता था यहाँ की प्रेशियस एक्टिविटीज़ के बारे में कि भारत काफ़ी धनवान देश है, रिचेस्ट कंट्री है। इसलिए ब्रिटिशर्स से चाहते थे यहाँ ट्रेड करना, व्यापार करना। इसलिए वो छोटे छोटे स्मॉल ट्रेडिंग कंपनीज के रूप में यहाँ आए एंड वर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग टेरिटरीज। और यहाँ के जो प्रदेश थे, टेरिटरीज थी, उनको ये एक्वायर करने लग गए, उनको अपने कब्जे में लेने लग गए, क्योंकि वे चाहते थे, इंटरेस्टेड थे इसमें, यहाँ रहने के लिए इंटरेस्टेड थे, यहाँ राज्य रूल करने के लिए इंटरेस्टेड थे। इसलिए वे छोटी छोटी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने लग गए। लेटर दे बिकेम मास्टर ऑफ पावरफुल टेरिटरीज इमर्जिंग फ्रॉम लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। बाद में ये शक्तिशाली क्षेत्र के स्वामी यानी मास्टर बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। इमर्जिंग फ्रॉम लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के
उत्तरार्ध में यानी हाफ में, यानी कहने का मतलब 1700 से 18 सेंचुरी स्टार्ट होती है, तो इसका हाफ हो गया 1757 यानी प्लासी बैटल। यानी यहाँ से ब्रिटिशर्स का यहाँ रूल स्थापित होता है, पावरफुल रूल स्थापित होता है, और ये मास्टर बन जाते हैं, यानी इस देश के स्वामी यानी मालिक बन जाते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। औरंगजेब के बाद क्या होता है, औरंगजेब के बाद बिग सक्सेसर आते हैं। अंतिम सक्सेसर जो शासक था वो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। इसके बाद रंगून आजकल म्यांमार में है, पहले बर्मा में था। फिर ब्रिटिशर्स के छोटी छोटी कंपनियां ट्रेड करने के लिए आती है, और जो पावरफुल रूल है वो 1757 से यहाँ स्टार्ट होता है ब्रिटिशर्स का। तो आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि किस प्रकार से भारत में ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स आए। नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से ईस्ट यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में किस प्रकार से प्रवेश होता है, एंट्री होती है भारत में, उसको पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ये रूट है जहाँ से ब्रिटिशर्स आते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।